हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बीए थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए अनसॉल्व लेकर आए हैं, जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जो बीए थर्ड ईयर में हैं और जो होम साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये होम साइंस का फर्स्ट पेपर है। ठीक है, होम साइंस का क्या है तो फर्स्ट पेपर है और इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यानी कि एमसीक्यूज़ के फॉर्म में इसमें क्वेश्चन और फर्स्ट पेपर में आते हैं। तो हम लोग आज 2018 के अनसॉल्व को सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने हल्की फुल्की भी तैयारी की है और अनसॉल्व को सॉल्व करके चले जाते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एवरी ईयर रिपीट होते हैं। तो अनसॉल्व को सॉल्व करने का एक ही फ़ायदा है कि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अनसॉल्व को अच्छे से सॉल्व करके जाएं और तैयारी भी फास्ट रखें। ठीक है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है 14 मार्च से। तो इस तरह से आपकी तैयारी भी होती रहेगी और हम लोग 18 से लेके 22 तक का अनसॉल्व सॉल्व करेंगे इसी तरह से। ठीक है, ये सीरीज़ 18 से लेके 19, 20, 21, 22 तक चलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर देख लेते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन है। और इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, आमतौर पर किस आयु में किशोरावस्था समाप्त हो जाती है। आमतौर पे किस आयु में किशोरावस्था समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन दे रहा है 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 17 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 16 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 15 वर्ष। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 18 वर्ष में किशोरावस्था क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव जीवन चक्र का दूसरा चरण, यानी कि मानव विकास का जो विकास की दूसरी अवस्था के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, मानव विकास की जो दूसरी अवस्था होती है वो कौन सी है। तो वही उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है कि मानव जीवन चक्र बोल दिया है। मानव जीवन चक्र का दूसरा चरण क्या है तो शैशवावस्था है। मानव जीवन चक्र का दूसरा चरण क्या है तो शैशवावस्था है। पहला चरण क्या है तो गर्भावस्था है, दूसरा शैशव, तीसरा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया है, आप सबको पता है, पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था। उसी तरह पोवर्टी का स्टेज है, यानी कि वया संधि का स्टेज है। ठीक है, तो ये सारे स्टेजेस हैं और इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं जिनको आप लोग अच्छे से लर्न कर लोगे, क्योंकि यहाँ से स्टेज से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा और हर साल पूछा भी गया है। ठीक है, आप लोग अनसॉल्व सॉल्व करोगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे गए हैं। ठीक है, तो मानव जीवन चक्र का दूसरा चरण क्या है तो शैशवावस्था है। मानव जीवन चक्र का दूसरा चरण शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई में कितने का अनुपात होता है। तो इसमें आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के सिर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, यानी कि कितनी हड्डियां होती हैं। तो ये तो आप लोगों को पता होगा 270। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था तो इसका मैंने आंसर बता दिया। ठीक है, ये आपका ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे गए हैं। अभी आप लोग सॉल्व करोगे आगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सिर की गोलाई का पूछ देता है। ठीक है, और शरीर का और सिर का अनुपात पूछ देता है। तो इस तरह से अनुपात को भी आप लोग अच्छे से याद करके एक आध अनुपात याद कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, नवजात शिशु के चेहरे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है तो चेहरे तथा सिर की गोलाई में कितने का अनुपात होता है तो 1:8 का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं तो 270 होती हैं। नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं तो 270 होती हैं। और ऐसे नॉर्मल पर्सन के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं तो 206 होती हैं। ये धीरे धीरे कुछ हड्डियां क्या होती हैं ज्वाइंट हो जाती हैं, मिल जाती हैं और एक हड्डी बन जाती हैं। तो नवजात शिशु में ज़्यादा हड्डियों की संख्या होती है और ऐसे नॉर्मल पर्सन में हड्डियों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी कि जो छोटी मोटी हड्डियाँ होती हैं वो क्या होती हैं आपस में ज्वाइंट कर जाती हैं और एक हड्डी का निर्माण कर देती हैं। तो इस तरह से नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है और ऐसे नॉर्मल पर्सन में 206 होती हैं। हड्डियों की संख्या कितनी होती है 206, लेकिन जो नवजात शिशु का पूछ देता है तो वहाँ पे आपको 270
याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है बालशाला के उद्देश्य हैं। बालशाला यानी कि जो जैसे आंगनबाड़ी है, बालवाड़ी है, तो ये क्या है, बालशाला हैं, तो उनके क्या उद्देश्य हैं वही पूछ रहा है। तो बालशाला के उद्देश्य हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बालशाला के ये सारे ही उद्देश्य सही हैं। शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है। बालशाला में बालकों को पढ़ाने का बालशाला का एक ही उद्देश्य है कि उनका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो और संवेगात्मक विकास हो। ठीक है, मतलब उसके प्रत्येक क्षेत्र का विकास हो, यही बालशाला का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन ग्रास मोटर कौशल है, यानी कि ग्रास मोटर स्किल्स के बारे में पूछ रहा है। आप लोगों को पता है क्रियात्मक विकास दो तरह से होता है, पहला ग्रास मोटर, दूसरा फाइन मोटर। तो ग्रास मोटर में आपके बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, ये सबको पता है। तो दौड़ना, खड़ा होना, कूदना, ठीक है, ये सब क्या है, तो इसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है। तो ये ग्रास मोटर स्किल्स हैं, दौड़ना, खड़ा होना और कूदना, ये सब इन सब में क्या है। तो देखिए आपके एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रास मोटर स्किल्स में बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है कि छोटी मांसपेशियों का। तो ग्रास मोटर स्किल्स में बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है और जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं उसमें छोटी मांसपेशियों का यूज होता है, जैसे चित्र बनाना, सुई में धागा डालना और चित्रकारी करना, ठीक है, ड्राइंग बनाना, ये सब क्या है, तो फाइन मोटर स्किल्स हैं। यानी कि इसमें सूक्ष्म मांसपेशियाँ, जो छोटी मांसपेशियाँ होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, इनमें से ग्रास मोटर कौशल नहीं है। तो आपका चित्र बनाना क्या है, ग्रास मोटर कौशल नहीं है, ये फाइन मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर कौशल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो आहार है, बीमारी है, भय है, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में आहार भी है, बीमारी भी है और भय भी है। ये तीनों ही क्या करते हैं, तो आपके क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, आमतौर पर किस उम्र में 20/20 दृष्टि उपस्थित होती है। ये 11वें माह का जो बच्चा होता है उसकी ये विशेषता है। ठीक है, तो आपका जो इसमें चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आमतौर पर 20/20 दृष्टि आपका 11 माह में आ जाता है, उपस्थित हो जाता है। ये आपका जो 11 मंथ के बच्चे होते हैं उनकी विशेषता है। ठीक है, 20/20 दृष्टि, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भावनाओं के विकास के दो व्यापक प्रकार मानव विकास हैं। भावनाओं के विकास के दो व्यापक प्रकार मानव विकास है। तो इसमें आप लोग का जो ये डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है, तो इसमें फंसना नहीं है। कह रहे कि भावनाओं के विकास के दो व्यापक प्रकार मानव विकास हैं, संवेगात्मक विकास, प्राथमिक और स्वयं जानकर, प्राथमिक और द्वितीय, उपरोक्त सभी। यानी कि ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, और इन दोनों को एक ही ऑप्शन में जोड़ दिया है, तो इसमें आपका उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राथमिक भावनाएं प्रकट होती हैं पहले 6 माह के भीतर और दूसरा है जल्द ही जन्म के बाद। तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसी ऑप्शन में आपका ये भी ऑप्शन आ जा रहा है, तो इसमें आपका ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बोलने के दोष वाले बालक हैं। ये तो सबको पता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बोलने के दोष वाले बालक हैं। तो आवाज़ समस्या, हकलाना, अशुद्ध उच्चारण और उपरोक्त सभी। तो ये सारी ही बोलने वाली समस्या है। आवाज़ की समस्या, अशुद्ध उच्चारण और हकला के बोलना, ये बोलने के दोष वाले बालकों, मतलब जो भी बोलने का दोष होता है वो ऐसे ये सारे बोलने के दोष हैं। ठीक है, जो बालकों में पाए जाते हैं। आवाज़ की समस्या, अशुद्ध उच्चारण और
हकलाना। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नर्सरी स्कूल जाने वाले बच्चों की आयु होती है। तो ऐसे तो 3 वर्ष होती है, लेकिन इसमें आपका जो ये पहला ऑप्शन है 3 से 5 ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 से 5 जैसे 3 वर्ष ही मैक्सिमम है, तो 3 से 5 वर्ष नर्सरी स्कूल की आयु होती है। इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि WHO के अनुसार, WHO यानी कि WHO हु के अनुसार मानसिक दुर्बल बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। WHO के अनुसार मानसिक दुर्बल बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 50 से 60। ठीक है, ये WHO का कहना है कि जो मानसिक रूप से दुर्बल बच्चे होते हैं उनके जो IQ का लेवल होता है वो 50 से 60 होता है। कितना होता है, 50 से 60 होता है। किसके अनुसार, तो WHO के अनुसार। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एवरी ईयर आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखोगे। तो कह रहा है कि किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है किसके अनुसार, किसने कहा है इस कथन को, तो हॉल ने बोला है। किसने बोला है, हॉल ने, स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कौन सा सृजनात्मक परीक्षण है। कौन सा सृजनात्मक आप समझ रहे हैं, क्रिएटिविटी के बारे में ये बात कर रहा है। क्रिएटिविटी यानी किसी भी चीज़ को बना देना, क्रिएट कर देना। तो परीक्षण, उसी का परीक्षण पूछ रहा है कि कौन सा सृजनात्मकता का परीक्षण है। तो आकृति पूर्ति परीक्षण, प्रश्न पूछना व अनुमान लगाना, समांतर रेखा परीक्षण और उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आकृति पूर्ति परीक्षण, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे डैश डैश करके दे दिया तो बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा करते हैं। ये भी है प्रश्न पूछना व अनुमान लगाना, समांतर रेखा परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ही सृजनात्मकता का परीक्षण करने की विधियां हैं। ठीक है, प्रोसेस है जिससे पता चलता है कि हाँ बच्चे में कितनी क्रिएटिविटी है। अगला क्वेश्चन है अपंगता का क्या कारण है। अपंगता, ठीक है, अपंगता का क्या कारण है। तो पहला ऑप्शन है बीमारी, दूसरा ऑप्शन है जन्मजात अपंगता, तीसरा ऑप्शन है दुर्घटना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बीमारी भी अपंगता का कारण होता है, दुर्घटना भी होता है और जन्मजात भी अपंगता पाई जाती है। जैसे कुछ बच्चे पैदाइशी पोलियो के शिकार होते हैं तो वो जन्मजात अपंगता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संवेग की मुख्य विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संवेग की मुख्य विशेषता नहीं है। ये नहीं वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं को लास्ट में पढ़ते नहीं हैं और क्वेश्चन को गलत मार्क करके चले आते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अंत में नहीं करके दे दिया है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संवेग की मुख्य विशेषता नहीं है। तो व्यापकता, व्यक्तिकता, स्थानांतरीय, क्या नहीं है। तो आपका निम्नलिखित में से संवेग की मुख्य विशेषता नहीं है तो स्थानांतरीय। ठीक है, ये क्या है, संवेग की विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से, इसमें आपका जो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी संवेग की मुख्य विशेषता नहीं है। तो व्यापकता, संवेग व्यापक होता है, संवेग व्यक्तिक होता है, स्थानांतरीय होता है। यानी कि हाँ, स्थानांतरीय आपका ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। स्थानांतरीय संवेग आप स्थानांतरीय होता है, ये भी इसकी एक मुख्य विशेषता है। यानी कि जगह पे ये चेंज होता रहता है। व्यक्तिकता होता है। ठीक है, तो इसमें आपका व्यापक जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्यापक। संवेग अगर इस ऑप्शंस को देखा जाए तो इसमें पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्यापक संवेग की मुख्य विशेषता नहीं है। व्यक्तिकता भी है और स्थानांतरीय भी है और इसमें व्यापक नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका
अब देख लेते हैं, निम्न में से कौन शारीरिक विकास का महत्व है। शारीरिक विकास का महत्व है तो इसमें आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही दिख रहा है, शारीरिक संरचना का विकास ही क्या है, तो शारीरिक विकास का महत्व है। शारीरिक संरचना, तर्क शक्ति का विकास, विशिष्ट रुचियों का विकास, कल्पना की बहुलता, ये सब क्या है, तो विकास की विशेषता है। लेकिन शारीरिक विकास का पूछ रहा है तो शारीरिक संरचना का विकास ही क्या है, तो इसका शारीरिक विकास का महत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं। समायोजन को प्रभावित यानी कि एडजस्टमेंट को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। कौन कौन से, तो गरीबी, विघटित परिवार और माता पिता की अभिवृत्तियाँ। तो देखो, समायोजन को प्रभावित करने में गरीबी भी अहम भूमिका निभाता है, माता पिता की अभिवृत्तियाँ तो और भी भूमिका निभाती हैं। तो इसमें से विघटित परिवार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि अगर घर का बंटवारा हो गया तो उससे बच्चों को समायोजन करने में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। गरीबी भी प्रभाव डालता है और माता पिता की अभिवृत्तियाँ यानी कि उनके स्वभाव भी प्रभाव बच्चे के समायोजन पे डालते हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रियात्मक कौशल है। देखो यहाँ पे फिर से क्रियात्मक विकास के बारे में पूछ रहा है। इनमें से कौन सा क्रियात्मक कौशल है, तो पढ़ना, बुनाई, चित्रकारी, उपरोक्त सभी। तो ये सब क्या है, ये सारे क्रियात्मक कौशल हैं। और उसमें से भी अगर क्रियात्मक कौशल कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रियात्मक कौशल आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला फाइन मोटर और दूसरा ग्रास मोटर। फाइन मोटर में आपका ये आ जाएगा, ठीक है, पढ़ना, बुनाई करना, चित्रकारी करना, धागे सुई में धागा डालना। और जो ग्रास मोटर स्किल होता है तो उसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, जैसे दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है, किसी चीज़ को कैच करना, ये सब क्या है, आपका ग्रास मोटर स्किल्स है। ठीक है, कैच करना ग्रास मोटर स्किल्स नहीं है, वो फाइन मोटर स्किल्स है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी उंगलियां यूज होती हैं, उंगलियों की छोटी छोटी मांसपेशियां यूज होती हैं, तो वो फाइन मोटर स्किल्स होगा। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा क्रियात्मक कौशल है, तो पढ़ाई, बुनाई, चित्रकारी, ये सभी क्या है, तो क्रियात्मक कौशल है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है। इसमें दिया है कि वृद्धावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है, तो पहला ऑप्शन है पाचन अंगों में परिवर्तन, हड्डियों व दांतों में परिवर्तन, त्वचा एवं बालों में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आपका उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वृद्धावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो पाचन अंगों में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, पाचन अंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वृद्धावस्था में थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। हड्डियों दांतों में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, तो वृद्धावस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये उपरोक्त तो सभी क्या हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दे रहा है कि मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है, तो ये सबको पता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में हर साल मॉन्टेसरी से और ये क्या कहते हैं किंडरगार्टन, ये दोनों क्वेश्चन अक्सर पूछा करता है। तो इन दोनों को ही आप लोग अच्छे से याद कर लोगे, इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कह रहा है कि मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं, तो फ्रोबेल, मैडम मारिया, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये सबको पता है कि मॉन्टेसरी विधि के जो प्रतिपादक हैं वो मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं। ठीक है, इन्हीं के नाम पे इसको मॉन्टेसरी प्रोसेस या विधि कहा गया है, मैडम मारिया मॉन्टेसरी। तो इन्होंने ही इस विधि का प्रतिपादन किया था। किसने किया था, तो मैडम मारिया ने। मैडम मारिया मॉन्टेसरी इनका फुल नेम है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की परिस्थिति के तत्व हैं। सीखने की परिस्थिति के तत्व हैं विषय वस्तु, सीखने वाला, अध्यापक, उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है, तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी, इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा और इसमें आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नवजात शिशु की लंबाई नहीं है। निम्न में से नवजात शिशु की लंबाई नहीं है, तो इसमें देखो आपका ये 17 से 18 तो है, तो इसमें आपका 26 से 28, ठीक है, 26 से 28। वैसे ये भी है 25 से 26, ये भी नहीं होगा, आपका 17 से 18 होता है। तो इसमें से नहीं पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन को आप लोग करेक्ट कर सकते हो।
26 से 28 नवजात शिशु की लंबाई नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन, देखो क्वेश्चन की प्रकृति के अनुसार उसका आंसर चेंज होता रहता है, तो आप लोग क्वेश्चन को समझोगे फिर आंसर को मार्क करोगे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सटीक आंसर मिले, बिल्कुल आगे पीछे एक आध पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो उससे आप लोगों को मतलब उलझना उसमें नहीं है। अगर मैचिंग जा रहा है, एक आध पॉइंट इधर उधर हो रहा है, तो आप लोग फिर भी उसको मार्क करोगे। सटीक अगर नहीं मिलता है तो भी आप लोग देखोगे कि रिलेट कर रहा है कि नहीं, आंसर रिलेट कर रहा है कि नहीं। अगर एक आध पॉइंट आगे पीछे होता है तो भी आप उसको मार्क करके ही आओगे। ठीक है, तो इसमें उसी तरह से है, पूछ रहा है कि निम्न में से नवजात शिशु की लंबाई नहीं है, तो ये तो दोनों ही नहीं है, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, यही है नवजात शिशु की लंबाई, तो ये करेक्ट नहीं होगा। नहीं पूछ रहा है तो आप लोग 26 से 28 करके आओगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन को चुनना है, तो ये 26 से 28 ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं हैं। संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पेपर देखा हुआ है 18 से लेके आपका 22 तक, तो इसमें ये क्वेश्चन मतलब संज्ञानात्मक विकास से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही गया है, स्टेजेस के बारे में उसके, या ये इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो आप लोग संज्ञानात्मक विकास को भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे। उसकी स्टेज जो भी उसकी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं इन्होंने दी है, तो उसको आप लोग अच्छे से याद करके जाओगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं निम्न में से कौन संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं हैं। तो संज्ञान का संचय होता है, ये तो सही है। अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं, संज्ञानात्मक विकास परीक्षण एवं निर्देशन पर निर्भर होता है, ये भी सही है। तो इसमें आपका जो ए और बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ही संज्ञानात्मक विकास की क्या हैं, तो विशेषताएं हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक है। जन्मजात अभिप्रेरक है यानी कि जन्म से ही प्राप्त होता है। तो निद्रा क्या है, तो जन्मजात अभिप्रेरक है। क्रोध क्या है, तो परिस्थिति के अनुसार आता है। खेल भी मतलब हम खेलते हैं। ठीक है, प्रशंसा भी ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ तभी से खेलना स्टार्ट करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशंसा ये भी क्या है, तो लोग आपकी स्थिति के अनुसार आपकी प्रशंसा करते हैं। क्रोध भी स्थिति के अनुसार आता है। लेकिन जो निद्रा है वो बच्चे में जन्मजात होती है। ठीक है, ये जन्मजात प्रेरक है, यानी कि जन्म से ही हमको प्राप्त, ऐसे ही सहज रूप में ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम पैदा होते हैं और साल के दूसरे तीसरे साल में सोना शुरू करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे की, ये जन्मजात विशेषता है या अभिप्रेरक कह सकते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट बालक होते हैं मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, पिछड़ा, उपरोक्त सभी। देखो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि बच्चों को क्या लगता है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, ऐसा नहीं है। मंदबुद्धि बालकों को भी विशिष्ट बालक बोला जाता है, प्रतिभाशाली बालकों को भी बोला जाता है, और पिछड़े बालकों को भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में ही रखा जाता है। विशिष्ट का मतलब या तो उनमें कमी हो और नहीं तो बहुत ज़्यादा उनमें विशिष्टता पाई जाती हो, यानी कि बहुत ज़्यादा गुण हो नहीं तो बहुत ज़्यादा गुणों की कमी हो, तो वही विशिष्ट बालक कहे जाते हैं। यानी कि मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, पिछड़ा, ये सभी क्या है, तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में इनको रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही का चयन कीजिए। निम्न में से सही का चयन कीजिए। तो ये देखो संज्ञानात्मक विकास की ये चारों क्या हैं, अवस्थाएं हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन एवरी ईयर रिपीट होता है। ठीक है, तो आप लोग इसके जो ये स्टेजेस हैं उनको अच्छे से याद करके जाओगे। अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन की प्रकृति के अनुसार, क्वेश्चन का जो नेचर होता है उसके अनुसार उसका आंसर बदल जाता है। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे, देखो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड
2 से 7 वर्ष है। ठीक है। सेंसरी मोटर जो स्टेज है यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था जो है वो 0 से लेकर 2 वर्ष का होता है। कहाँ 0 से लेकर 2 वर्ष, ये पहली अवस्था है आपका, और ये पूर्व संक्रियात्मक दूसरी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक तीसरी अवस्था है, और औपचारिक संक्रियात्मक चौथा अवस्था है। ये चौथा है और ये आपका पहला स्टेज है। ठीक है। ये आपका तीसरा है और ये आपका दूसरा है। तो इसमें देखो दिया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, गलत। पहला तो ऐसे ही गलत। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये भी गलत। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका 2 से, ठीक है, 7 से 11 वर्ष होता है। और यहाँ पे संवेदी प्रेरक अवस्था, तो ये भी गलत है। ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि ये 0 से लेकर 2 तक होगा। ये संवेदी प्रेरक अवस्था जो है होता है वो 0 से 2 वर्ष का होता है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होता है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष। और जो आपका मूर्त संक्रियात्मक होता है वो 7 से 11 वर्ष होता है। कितना होता है, 7 से 11 वर्ष। और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो 11 से लेके प्रौढ़ावस्था तक होता है। क्या होता है, प्रौढ़ावस्था तक। तो यहाँ पे 11 से 15 वर्ष तक दे दिया है। ठीक है। तो इसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 के बाद ही होता है, तो एक 15 तक लिमिटेशन दे दिया है। तो इसमें आपका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वैसे प्रौढ़ावस्था तक जाता है लेकिन 15 वर्ष तक दे दिया है, तो इसमें आपका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो इसमें और 11 के बाद ही औपचारिक अवस्था शुरू होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 11 के बाद ही शुरू होती है, तो 11 के बाद ये लोग 15 तक ही आयोग ने किया है। तो इसमें आपका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है तो 1 से 40। 1 से 40 क्या है, तो प्रतिभाशाली बालकों का जो IQ लेवल होता है वो 140 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था की 140 होता है या 140 से ऊपर होता है। अब अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था की समस्याएं होती हैं एकाकीपन, आय का कम होना, कम क्रियाशीलता में कमी, उपरोक्त सभी। तो ये सारी समस्याएं क्या हैं, वृद्धावस्था की हैं। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दीवा स्वप्न अवस्था किस आयु से प्रारंभ होती है। दीवा स्वप्न अवस्था किस आयु से प्रारंभ होती है, तो वो है वया संधि की अवस्था। वया संधि क्या होता है, वया संधि आपका 13 से लेके 15 तक चलता है। ठीक है, 13 से लेके 15 तक, या 12 से लेके 15 तक, या 16 तक भी कह सकते हैं। अगर देखो लगभग में जो भी आता है आंसर, लगभग में जो अगर आ जाता है, सटीक नहीं मिलता है, लगभग में भी आता है। जैसे मान लो यहाँ 13 से 15 वर्ष है, तो यहाँ पे 15 की जगह पे 16 दे दिया है, यहाँ 12 दे दिया है, तो भी आप लोग क्या करोगे, उसको सही कर दोगे, सही मार्क कर दोगे। ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि दीवा स्वप्न अवस्था किस आयु से प्रारंभ होती है, तो वया संधि की जो अवस्था होती है, तो उसमें ये विशेषता है, दीवा स्वप्न वया संधि की अवस्था की विशेषता है कि इसमें बच्चे में दीवा स्वप्न यानी कि डे ड्रीमिंग करना वो शुरू कर देते हैं इस अवस्था में। तो आपका इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बालकों द्वारा कहानी की किताबें कॉमिक्स पढ़ने की आदत प्रभावित करती है किसको, कल्पना क्षमता को, क्रियात्मक क्षमता को, और है सामाजिक क्रिया को, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें बच्चे की कल्पना क्षमता भी विकसित होती है, क्रियात्मक क्षमता भी क्या होती है, विकसित होती है। वैसे तो देखा जाए तो बालकों द्वारा कहानी की किताबें कॉमिक्स पढ़ने की आदत मेन रूप से कल्पना क्षमता को ही प्रभावित करती हैं। ठीक है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कल्पना क्षमता को ही क्या करती है, ये प्रभावित करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। तो
पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि और उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही जो ये कारक हैं वंशानुक्रम, बुद्धि, वातावरण, ये आपके व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शाब्दिक तर्क। शाब्दिक तर्क किस दक्षता के अंतर्गत आता है? तो ये वाचिक शाब्दिक अगर आया है तो ये वाचिक शब्द योग्यता के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जन्म से पूर्व तथा जन्म के बाद विकास अवस्था, यह कथन किसका है? तो देखो ये कथन वैसे देखा जाए तो रूसो का है, लेकिन रूसो इसमें दिया नहीं है। तो अब आयोग ने इस क्वेश्चन का क्या आंसर माना है? हमने तो इसको हरलाक कर दिया है। ठीक है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका स्टेटमेंट है उसको रूसो ने दिया है। रूसो के अनुसार विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बस 3 ही अवस्थाएं होती हैं रूसो के अनुसार। उन्होंने कहा है कि जन्म से पूर्व तथा जन्म के बाद ही क्या है? तो विकास अवस्था है। तो इस तरह से ये रूसो का कहना है, बट यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है तो हमने हरलाक को मार्क कर दिया है। ठीक है। किसी ना किसी को तो मार्क करना ही है, तो हरलाक को कर दो। ठीक। अगला क्वेश्चन है विकास होता है परिपक्व अवस्था तक, युवा अवस्था तक, जीवन पर्यंत, प्रौढ़ावस्था तक। तो ये सबको पता है कि विकास वूम्ब टू टूम्ब चलता है, यानी कि जन्म से लेके, यानी कि आपका कह सकते हैं वूम्ब मतलब आपका गर्भ से लेके कब्र तक। तो ये जीवन पर्यंत चलता है। बाल विकास है तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जीवन पर्यंत तक विकास होता रहता है। विकास कभी रुकता नहीं है, ये सतत चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? तो जीवन पर्यंत तक। अगला क्वेश्चन है बाल विकास है नियामक विज्ञान, नकारात्मक विज्ञान, सकारात्मक विज्ञान, उपचारात्मक विज्ञान। तो इसमें नियामक विज्ञान ये करेक्ट हो जाएगा। बाल विकास क्या है? तो नियामक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है बालकों में चोरी करना तथा जुआ खेलने की आदत किस श्रेणी में आती है? बालकों में चोरी करना तथा जुआ खेलने की जो आदतें होती हैं वो किस श्रेणी में आती हैं? तो ऑप्शन को देखेंगे तो पता चलेगा। इसमें ऑप्शन दे रहा है असमर्थता युक्त बालक, संस्थागत बालक, प्रतिभाशाली बालक, बाल अपराध। तो जुआ खेलने की आदत, ठीक है, ये सारी गलत आदतें हैं, तो ये बाल अपराध के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। असमर्थता युक्त तो बालक है नहीं, प्रतिभाशाली तो कहेंगे नहीं, ठीक है, और संस्थागत तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, तो इसमें ये क्या आ जाएगा? बाल अपराध आ जाएगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टोक के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। स्टोक के अनुसार प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिभाशाली स्टोक का भी मानना है कि 40 से अधिक जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो प्रतिभाशाली बालक कहे जाते हैं, यानी कि उनका जो 40 से जिसका भी 140 से लेके 140 से अधिक जिसका आईक्यू लेवल होता है वो प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आते हैं। ये किसका कहना है? तो स्टोक का कहना है। और वैसे 140 ही क्या है? तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि का ये आईक्यू लेवल है। ये आईक्यू लेवल है, मतलब जो भी प्रतिभाशाली बालक हैं उनका ये आईक्यू लेवल है 140 और इससे ऊपर। ठीक है। तो इसमें आपका 140 से अधिक, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रो एवं क्रो के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। कह रहा है कि क्रो एवं क्रो के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो 70 से कम, 70 से कम। तो बी ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा है कि क्रो एवं क्रो के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो 70 से कम। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 70 से कम जिनका भी आईक्यू लेवल होता है वो मंद बुद्धि बालक के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है अनुभव के द्वारा व्यवहार में
अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को सीखना या अनुभव कहते हैं। कह रहे हैं कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ये क्या कहलाता है, सीखना या अनुभव कहते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी है, तो वुडवर्थ ने दी है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना, सीखना या, देखो थोड़ा सा इधर घुमा फिरा के दे दिया। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को सीखना या अनुभव कहते हैं, या अनुभव कहते हैं। तो इसमें नहीं फंसना है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको सीखना या ये किसने कहा है, तो वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समाज विरोधी आचरण जो व्यक्तिगत सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, तो बाल अपराध कहलाता है। क्या कहलाता है, बाल अपराध। जो समाज विरोधी व्यवहार है, जैसे गाली देना, ठीक है, मारा पीटी करना, गोली चलाना, ये सब क्या है, तो समाज विरोधी, ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। ऐसे बालकों को समाज में कोई स्थान नहीं दिया जाता है, ऐसे बालकों को ठीक नहीं कहा जाता है, तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी बालक होते हैं वो समाज विरोधी अगर कोई ऐसा व्यवहार करते हैं तो उनको बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि समाज विरोधी आचरण जो व्यक्तिगत सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है वो क्या है, तो बाल अपराध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुधार अधिनियम कब पारित हुआ। सुधार स्कूल अधिनियम कब पारित हुआ। 43 का ये जो 43 क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, तो कह रहा है कि सुधार स्कूल अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसमें आपका जो तीसरा ऑप्शन है 1897, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 1857 में सुधार स्कूल अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, वैसे 1896 में ये आया था। कब आया था, तो अगर पूछ देता है कि ये कब आया था ये नियम, तो 1896 में आया था, लेकिन लागू करने का काम 1897 में हुआ। यानी कि लागू हुआ 1897 में, लेकिन 1896 में ही ये नियम आ गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के प्रमुख संवेग हैं प्यार व स्नेह, भय व क्रोध, ईर्ष्या, उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है, किशोरावस्था के संवेग हैं, इमोशंस हैं। ठीक है, प्यार स्नेह भी है, क्रोध व भय भी है, ईर्ष्या भी है, और ये जो भी किशोर होते हैं उन सब में ये संवेग देखने को मिलते हैं। वो जलते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, डर भी रहता है, प्यार भी, प्रेम का भी संवेग होता है उनमें, स्नेह का भी संवेग होता है। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो 44 के क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की समस्याएं हैं शारीरिक समस्याएं, संवेगात्मक समस्याएं, व्यावसायिक समस्याएं, उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किशोरावस्था की समस्याएं शरीर से भी रिलेटेड होती हैं, संवेग से भी रिलेटेड होती हैं, और व्यवसाय से भी रिलेटेड होती हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किसी नई वस्तु का निर्माण कहलाता है, किसी नई वस्तु को बना देना या सृजन कर देना ही क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्रिएटिविटी क्या होता है, तो किसी नई चीज़ को बना देना, किसी नई चीज़ को क्रिएट कर देना ही क्रिएटिविटी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूध के दांतों की संख्या होती है, तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। वैसे तो संख्या दांतों की 32 होती है, लेकिन दूध के दांतों की पूछता है, ठीक है, मिल्क टीथ का पूछता है, तो 20 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गुण सृजनात्मक बालक के नहीं है। निम्न में से कौन से गुण सृजनात्मक बालक के नहीं हैं, तो इसमें समायोजन क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, रूढ़िवादिता, एकाग्रता। तो इसमें जो रूढ़िवादिता है ये क्रिएटिविटी की कोई विशेषता नहीं है या गुण नहीं है। समायोजन क्षमता भी है, जो बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं उनमें समायोजन क्षमता कह सकते हो कि कूट के भरी होती है। निर्णय लेने की क्षमता भी उनमें बहुत ज़्यादा होती है, और एकाग्रता तो होती ही है। तो रूढ़िवादिता क्या होगा, ये नहीं होगा। यानी कि अगर ज़्यादा नियम कानून कठोर हैं तो वैसे बच्चे जिन पे प्रेशर होता है वो क्रिएटिव नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, सृजनात्मक बालक का कोई भी गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टोली की आयु, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोली की आयु किस आयु को कहते हैं, तो ये है उत्तर बाल्यावस्था।
यानी बाल्यावस्था दो प्रकार का होता है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था को खेल की आयु कहते हैं और उत्तर बाल्यावस्था को टोली की आयु कहते हैं। तो ये आप लोग विशेषता ध्यान में रखना, हर अवस्था की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं तो आप लोग याद करके ही जाओगे, ठीक है। तो टोली की आयु पूछ रहा है या गैंग एज पूछ सकता है, टोली की आयु पूछ सकता है, तो यह उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है, ठीक है। टोली की आयु किसको कहते हैं, तो उत्तर बाल्यावस्था है। उत्तर बाल्यावस्था कितने से कितने तक होता है, तो 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष तक होता है। और पूर्व बाल्यावस्था तो 2 से 6 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की विशेषताएं हैं, सीखने की विशेषताएं व्यवहार में परिवर्तन, समायोजन में सहायक, सार्वभौमिक प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सीखने की विशेषताएं क्या है, तो सीखने से व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, समायोजन में भी सहायक होता है, और सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि ये पूरे पृथ्वी पे पाई जाती है। यानी कि हम किसी न किसी रूप में सीखते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही सीखते हैं, पूरे पृथ्वी पे जो भी लोग हैं वो सीखने का कार्य, किसी न किसी चीज़ से सीखने का कार्य जीवन पर्यंत तक करते रहते हैं। तो ये क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हम ही लोग सिर्फ सीखने का कार्य करते हैं, जहाँ जहाँ लोग हैं पूरे पृथ्वी पे लोग हैं, और ये यूनिवर्सल है, यानी कि सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर जगह पे सीखने का कार्य होता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ देखो ये लास्ट क्वेश्चन था। सीखने की विशेषताएं हैं व्यवहार में परिवर्तन, सार्वभौमिक प्रक्रिया, समायोजन में सहायक, उपरोक्त सभी। तो इस तरह से हमने आज 2018 के अनसॉल्व को सॉल्व कर लिया। अब आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह की लेटेस्ट वीडियो के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग ये सीरीज़ शुरू किए हैं, तो ये 18 से लेकर 22 तक चलेगा। तो आप लोग बने रहोगे तो आपको भी एग्ज़ाम में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।